दानवों का बाप जिसे मौत भी हरा नहीं सकी। अगर टेकन में कोई सबसे निर्दयी, सबसे बेरहम और सबसे खतरनाक विलन है तो वह है हेआइची मिशिमा। एक ऐसा इंसान जो ताकत के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, जिसने अपने ही बेटे को पहाड़ से फेंक दिया और जो तब तक नहीं मरता तब तक वह खुद न चाहे। लेकिन सवाल ये है, क्या हेआइची सच में राक्षस है या उसके अंदर भी कोई छुपी हुई कहानी है? हेआइची मिशिमा मिशिमा जाइत्सु का मालिक और सबसे बड़ा शैतान। वह ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब उसका बेटा काजुया मिशिमा छोटा था तब हेआइची को शक हुआ कि उसके अंदर डेविल जिन नाम की खतरनाक शक्ति है। अब कोई और पिता होता तो अपने बेटे की मदद करता, लेकिन हेआइची उसने काजुया को पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। उसका सोचना था अगर ये सच में ताकतवर है तो ये खुद को बचा लेगा और अगर कमजोर है तो मर जाएगा। लेकिन हेआइची की ये चाल उल्टी पड़ गई। काजुया बच गया और अब वह अपने पिता से नफरत करने लगा। अब ये बाप बेटे की लड़ाई हमेशा के लिए छिड़ चुकी। टेकन 1 में हेआइची ने एक टूर्नामेंट रखा, किंग ऑफ आयरन फिस्ट। लेकिन इस टूर्नामेंट में काजुया मिशिमा ने हिस्सा लिया और उसने अपने पिता को हराकर उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। अब हेआइची की वह हालत हो गई जो उसने अपने बेटे के साथ की थी। लेकिन मौत इतनी आसान नहीं थी। हेआइची किसी भी हाल में हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद को जिंदा रखा और वापस आया और मिशिमा जाइत्सु को फिर से हासिल कर ली। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया सबसे बड़ा खतरा, ओगर। ओगर एक रहस्यमय शैतान था जो दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर्स को मार रहा था। हेआइची ने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन ओगर इतना ताकतवर था कि उसने हेआइची को भी हरा दी। अब हेआइची को समझ आ गया कि दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए उसे कुछ और बड़ा करना होगा। उसे डेविल जिन की जरूरत थी। हेआइची ने एक टूर्नामेंट रखा और इस बार उसके पोते जिन कजामा ने इसमें हिस्सा लिया। हेआइची जानता था कि जिन के अंदर डेविल जिन है और वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब जिन ने टूर्नामेंट जीत लिया तो हेआइची ने उसे धोखा देकर गोली मार दी। लेकिन हेआइची भूल गया था कि मिशिमा ब्लड लाइन को मारना इतना आसान नहीं। जिन के अंदर का डेविल जिन जाग गया और उसने हेआइची को बुरी तरह हरा दिया। अब हेआइची को अपने ही बेटे और पोते से डर लगने लगा था। उसने एक गेनोम एक्सपेरिमेंट किया जिससे वह खुद को अजय बनाना चाहता था। लेकिन तभी टेकन 5 में हेआइची पर हमला हुआ और उसे मरा हुआ समझ लिया गया। लेकिन हेआइची तो हेआइची था। वह वापस लौट आया और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा और कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। टेकन 6 में जिन कजामा मिशिमा जाइत्सु का मालिक बन चुका था। उसने पूरी दुनिया में जंग छेड़ दी और हेआइची को फिर से खत्म करने की कोशिश की। लेकिन टेकन 7 में हेआइची ने सबसे बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि काजुया मिशिमा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक डेविल है और दुनिया के सामने मिशिमा फैमिली का सबसे बड़ा राज खुल चुका था। हेआइची और काजुया के बीच टेकन 7 में अब तक की सबसे खतरनाक फाइट हुई। बाप और बेटे दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकती, लेकिन इस बार काजुया ने जीत हासिल की। उसने अपने पिता को ज्वालामुखी में फेंक दिया, ठीक वैसे ही जैसे हेआइची ने उसे के साथ किया था। अब सवाल ये है, क्या हेआइची सच में मर गया? क्योंकि टेकन की दुनिया में कोई मिशिमा इतना आसानी से मरता नहीं। अब आगे क्या होगा? क्या हेआइची सच में मर चुका है या वह टेकन 8 में किसी और रूप में लौटेगा? क्या काजुया अब सच में मिशिमा जाइत्सु का मालिक बनेगा या हेआइची फिर से आएगा और उसे धोखा देगा? अगर हेआइची वापस आया तो क्या इस बार उसे डेविल जिन का इस्तेमाल करके खुद राक्षस बनेगा? तो दोस्तों, ये थी हेआइची मिशिमा की पूरी कहानी। एक ऐसा फाइटर जिसने हर बार खुद को सबसे ताकतवर साबित किया, लेकिन अंत में अपने ही बेटे से मात खा गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट शानदार किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। जिन कजामा एक श्रापित योद्धा जिसने अपनी तकदीर से लड़ाई लड़ी। जिन कजामा एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी सिर्फ बदले और संघर्ष की है। उसकी माँ जून कजामा एक शांतिप्रिय और सशक्त महिला थी
जिसने उसे जीवन का सही अर्थ सिखाया। वह प्रकृति, संतुलन और आंतरिक शांति में विश्वास रखती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बेटा एक ऐसे श्राप को लेकर पैदा हुआ है जो उसे तबाही की राह पर ले जाएगा। जिन एक सामान्य जीवन जी रहा था जब तक कि ओगर नामक एक रहस्यमय राक्षस ने उसकी मां पर हमला नहीं किया। जून ने पूरी ताकत से अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। जिन के लिए उसकी दुनिया वहीं खत्म हो गई। उसकी मां का जाना उसके लिए एक गहरे जख्म जैसा था और अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए जिन ने अपने दादा हिहाची मिशिमा के पास जाने का फैसला किया। उसने हिहाची को अपने गुरु की तरह देखा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मिशिमा परिवार सिर्फ धोखे और साजिशों से भरा हुआ है। हिहाची ने जिन को अपनाया और उसे मिशिमा स्टाइल मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग दी। जिन ने खुद को मजबूत किया, एक घातक फाइटर बना और अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता रहा। लेकिन हिहाची का असली इरादा कुछ और ही था। जब टेक्केन 3 टूर्नामेंट आया तो जिन ने इसमें भाग लिया। उसने एक एक करके सभी फाइटर्स को हराया और ओगर तक पहुंचा। एक जबरदस्त मुकाबले में उसने ओगर को शिकस्त दी और अपनी मां की मौत का बदला ले लिया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि असली खतरा अभी बाकी है। ओगर को हराने के तुरंत बाद हिहाची मिशिमा ने जिन के साथ सबसे बड़ा धोखा किया, उस पर सीधा हमला कर दिया और उसे गोली मार दी। हिहाची को डर था कि जिन उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने उसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन हिहाची यह नहीं जानता था कि जिन सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, उसके अंदर डेविल जीन छिपा था। गोली लगने के बाद जिन की अंदरूनी शैतानी शक्ति जाग उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके अंदर से एक अनजान और खतरनाक शक्ति निकलने लगी। पहली बार डेविल जिन दुनिया के सामने आया। उसने हिहाची पर कहर बरपाया, उसे हवा में उड़ा दिया और खुद उड़कर कहीं गायब हो गया। अब जिन कज़ामा का सफर बदल चुका था। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि अपने अंदर छिपे शैतान से भी लड़ रहा था। अब जिन को एहसास हो चुका था कि वह सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि खुद से भी लड़ रहा है। उसे पता था कि उसके अंदर मिशिमा खून है, एक ऐसा खून जो सिर्फ नफरत, धोखे और तबाही से भरा हुआ था। वह इस श्राप से मुक्त होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मिशिमा जड़ों से नाता तोड़ लिया और खुद को एकांत में डाल दिया। लेकिन जब टेक्केन 4 टूर्नामेंट घोषित हुआ तो जिन ने इसमें भाग लेने का फैसला किया। अब उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं थी, बल्कि अपने पिता कजुया मिशिमा और दादा हिहाची मिशिमा से छुटकारा पाने की भी थी। टूर्नामेंट में जिन ने एक बार फिर से अपने विरोधियों को हराया। लेकिन जब वह फाइनल में पहुंचा तो उसे धोखे से हिहाची और कजुया के जाल में फंसा दिया गया। हिहाची ने जिन को पकड़ लिया और एक गुप्त स्थान पर ले जाकर उसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन इस बार जिन को कोई रोक नहीं सका, उसके अंदर का डेविल फिर से जाग गया। उसने अपने पिता और दादा दोनों को पूरी ताकत से हरा दिया और वहां से उड़कर भाग गया। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक मिशिमा विरोधी था जो इस श्रापित परिवार को खत्म करने का प्रण ले चुका था। टेक्केन 5 में जिन ने खुद को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। इस बार उसने मिशिमा ज़ाइबात्सु पर कब्जा कर लिया और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वह खुद ही ताकतवर बन चुका था और अपने दुश्मनों को हराने के लिए उसने अपनी सेना बना ली थी। टेक्केन 6 में जिन पूरी तरह से एक अंधेरे योद्धा में बदल चुका था। उसने दुनिया में युद्ध भड़काया और अपनी पूरी ताकत से अजाजेल नामक एक प्राचीन राक्षस को जगाने की योजना बनाई। जिन ने दुनिया को तबाही में झोंक दिया ताकि वह अजाजेल को हराकर डेविल जीन से मुक्त हो सके। आखिरकार जिन ने अजाजेल को हराया, लेकिन इस लड़ाई के बाद वह खुद ही बेहोश होकर एक अनजान रेगिस्तान में गिर गया। सबको लगा कि वह मर चुका है, लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। टेक्केन 7 में जिन फिर से लौटा, लेकिन अब वह पूरी तरह से कमजोर था। वह अब भी अपने अंदर के शैतान से लड़ रहा था। इस बार उसका असली मकसद सिर्फ अपने पिता कजुया मिशिमा को हराना नहीं था, बल्कि पूरी मिशिमा ब्लडलाइन को खत्म करना और डेविल जीन को हमेशा के लिए मिटाना था। लेकिन सवाल यह है, क्या जिन कज़ामा सच में डेविल जीन से छुटकारा पा सकता है? क्या वह अपनी तकदीर को बदल पाएगा या हमेशा के लिए शैतान बन जाएगा?
यह सब आने वाले टेक्केन गेम्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी जिन कज़ामा की पूरी कहानी, एक ऐसा फाइटर जो न सिर्फ अपने दुश्मनों से बल्कि खुद से भी लड़ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे काजुया मिशिमा या वारांग की कहानी। बताइए कौन सा फाइटर चाहिए और अगली कहानी तैयार हो जाएगी। वारांग एक ऐसा फाइटर जो गुस्से, जुनून और जीतने की भूख से भरा हुआ है। टेक्केन की दुनिया का सबसे बड़ा बैड बॉय, जिसके अंदर आग भी है और एटीट्यूड भी। उसकी पहचान सिर्फ उसके ऑरेंज बाल और कूल स्टाइल से नहीं, बल्कि उसकी खतरनाक टेक्वोंडो स्किल्स से है। लेकिन असली सवाल, क्या वारांग बस एक शोफ करने वाला फाइटर है, या वो भी किसी बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है? वारांग का जन्म दक्षिण कोरिया में हुआ था, जहां उसने बचपन से ही टेक्वोंडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उसके मास्टर थे बिग डू सैन, एक ताकतवर कोरियन फाइटर जिसने उसे मार्शल आर्ट्स का असली मतलब सिखाया। लेकिन वारांग कभी भी सिर्फ एक सादगी से जीने वाला इंसान नहीं था। वो हमेशा एडवेंचर और रोमांच के पीछे भागता था। उसे सिर्फ एक चीज पसंद थी, फाइट करना। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ अवैध स्ट्रीट फाइट्स में भाग लेता, पैसे जीतता और नाम कमाता। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया एक ऐसा मुकाबला जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी मुलाकात हुई जिन कज़ामा से। टेक्केन 3 जब वारांग को मिला उसका सबसे बड़ा दुश्मन। एक दिन जब वारांग अपनी गैंग के साथ स्ट्रीट फाइट कर रहा था, तभी वहां एक रहस्यमयी लड़का आया, जिन कज़ामा। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई भी फाइट बिना किसी डर के जीत सकता था। वारांग ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया और लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई कि कोई भी जीत नहीं सका। ये पहली बार हुआ था कि वारांग को कोई टक्कर दे पाया। लेकिन जब टेक्केन 3 टूर्नामेंट शुरू हुआ, तो वारांग और जिन दोनों ने इसमें भाग लिया। टूर्नामेंट के दौरान वारांग ने कई फाइटर्स को हराया, लेकिन फिर उसे एक भयानक खबर मिली। ओगर ने उसके मास्टर बैक डू सैन पर हमला कर दिया। वारांग के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसने कसम खा ली कि अब वो सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए लड़ेगा। उसने टेक्केन 3 में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार भी वो जिन से सीधा मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि जिन पहले ही टूर्नामेंट जीतकर गायब हो चुका था। टेक्केन 4 जब वारांग ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। अब वारांग का सिर्फ एक ही मकसद था, जिन कज़ामा को हराना। उसने अपनी ट्रेनिंग को और मजबूत किया और टेक्केन 4 में वापस लौटा। लेकिन इस बार एक और ट्विस्ट था। कोरियन आर्मी उसे अपने स्पेशल फोर्स में भर्ती करना चाहती थी। अब वारांग एक दोराहे पर खड़ा था, क्या वो टेक्केन टूर्नामेंट में जाकर जिन से बदला ले, या आर्मी ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करे? लेकिन फाइटिंग उसका जुनून थी। उसने आर्मी छोड़कर टेक्केन 4 टूर्नामेंट में भाग लिया, और इस बार उसे जिन कज़ामा से आमना सामना करने का मौका मिला। ये लड़ाई अब सिर्फ एक आम मुकाबला नहीं थी, ये पर्सनल थी। वारांग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पहली बार उसने जिन को हरा दिया। लेकिन जब उसने जीत का जश्न मनाया, तभी जिन के अंदर डेविल जीन जाग गया। जिन ने खुद पर कंट्रोल खो दिया और वारांग पर हमला कर दिया। अगर उसी वक्त कोई उसे न रोकता, तो शायद वारांग की मौत हो जाती। टेक्केन 5 में वारांग फिर से टूर्नामेंट में लौटा, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ फाइटिंग नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी को दूर करना था। उसने आर्मी को फिर से ज्वाइन किया और स्पेशल फोर्स ऑपरेटर बन गया। लेकिन असली मकसद अब भी वही था, जिन से बदला लेना और उसे साबित करना कि वो ही असली फाइटर है। टेक्केन 6 में जब जिन कज़ामा ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया, तब वारांग को आखिरकार समझ आया कि ये वही लड़का नहीं है जिससे उसने कभी स्ट्रीट फाइट की थी। अब जिन सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक राक्षस बन चुका था, जिसने दुनिया में तबाही मचा दी थी। वारांग ने कसम खाई कि वो किसी भी हाल में जिन को रोक कर रहेगा। टेक्केन 7 वारांग की सबसे बड़ी लड़ाई। अब वारांग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या वो जिन को रोक पाएगा? टेक्केन 7 में वारांग आखिरकार जिन कज़ामा से दोबारा भिड़ा। इस बार लड़ाई और भी खतरनाक थी, क्योंकि जिन पूरी तरह से डेविल जीन के काबू में था। लड़ाई के दौरान वारांग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने पूरे करियर की सबसे जबरदस्त फाइट दी। लेकिन फिर भी जिन को पूरी तरह हराना नामुमकिन साबित हुआ। अब आगे क्या होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वारांग कभी जिन कज़ामा को पूरी तरह हरा पाएगा? क्या वो मिशिमा ब्लडलाइन को खत्म करने में मदद करेगा? या फिर वो सिर्फ एक और फाइटर बनकर रह जाएगा? ये सब पता चलेगा आने वाले टेक्कन गेम्स में। तो दोस्तों, ये थी वारांग की पूरी कहानी, एक ऐसा फाइटर जो हार मानना नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगला कौन चाहिए? कजुया मिशिमा, ब्रायन फ्यूरी या कोई और धांसू फाइटर? बताओ और अगली कहानी तैयार होगी। लिंग शाओयू, सपनों की दुनिया से युद्ध के मैदान तक। लिंग शाओयू की कहानी बाकी टेक्कन फाइटर्स से अलग है। जहां ज्यादातर योद्धा बदले, नफरत और शक्ति के लिए लड़ते हैं, वहीं शाओयू का सफर मासूमियत, दोस्ती और एक अधूरे सपने से जुड़ा है। लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छिपी है एक ऐसी ताकत जिसने मिशिमा ज़ाइबात्सु की अंधेरी दुनिया को चुनौती दी। शाओयू का जन्म चीन में हुआ था। बचपन से ही वह बहुत जिंदादिल थी और उसे मार्शल आर्ट्स का बेहद शौक था। उसके अंदर सीखने की जबरदस्त भूख थी और इसी जुनून ने उसे ताइक्वांडो, कुंग-फू और एक्रोबेटिक्स में माहिर बना दिया। लेकिन शाओयू की असली ताकत सिर्फ उसकी फाइटिंग स्किल्स नहीं, बल्कि उसका निडर दिल था। जब वह छोटी थी तो उसने एक सपना देखा, एक अद्भुत थीम पार्क बनाने का सपना। वह ऐसा पार्क बनाना चाहती थी जहां सब खुश रह सकें, जहां कोई लड़ाई न हो, कोई दर्द न हो, सिर्फ खुशी और हंसी हो। लेकिन सवाल था, वह इतना पैसा कहां से लाएगी? यही वजह थी कि जब उसे मिशिमा ज़ाइबात्सु के बारे में पता चला तो उसके दिमाग में एक योजना आई। मिशिमा ज़ाइबात्सु एक ताकतवर कंपनी थी और वह जानती थी कि अगर वह इसका हिस्सा बन सके तो शायद वह अपने सपने को सच कर पाए। टेक्केन 3 मिशिमा परिवार से पहली मुलाकात। शाओयू जानती थी कि मिशिमा ज़ाइबात्सु में दाखिल होना आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने छोटे पालतू पांडा को साथ लिया और जापान के एक जहाज में छुपकर मिशिमा ज़ाइबात्सु की तरफ निकल पड़ी। लेकिन उसकी किस्मत देखिए, जहाज पर उसकी मुलाकात हिहाची मिशिमा से हो गई। हिहाची ने इस छोटी लड़की में एक अनोखी ताकत और जुनून देखा। वह प्रभावित हुआ और उसे अपने टेक्कन फोर्स हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग करने की अनुमति दे दी। यही उसकी मुलाकात हुई जिन कज़ामा से। जिन कज़ामा, दोस्ती या अधूरी मोहब्बत? शाओयू को पहली बार किसी ने इतना प्रभावित किया। जिन, वह रहस्यमय था, गहरी आंखों में दर्द लिए हुए और बहुत कम बोलने वाला। लेकिन शाओयू को उसके अंदर कुछ अलग नजर आया, एक लड़का जो अंदर से टूटा हुआ था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। शाओयू हमेशा जिन को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि जिन हमेशा इतना उदास क्यों रहता है। फिर टेक्कन 3 टूर्नामेंट के बाद एक दिन जिन अचानक गायब हो गया। शाओयू को कुछ समझ नहीं आया। वह उसे खोजने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टेक्कन 4 सच्चाई की तलाश। शाओयू अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक फाइटर बन चुकी थी। जब उसे पता चला कि टेक्कन 4 टूर्नामेंट हो रहा है तो उसने इसमें भाग लेने का फैसला किया। लेकिन उसका मकसद जीतना नहीं था, वह सिर्फ जिन को ढूंढना चाहती थी। टूर्नामेंट में उसने जाना कि जिन को उसके ही दादा हिहाची और पिता कजुया मिशिमा ने धोखा दिया था। उसे यह भी पता चला कि जिन के अंदर एक खतरनाक शक्ति छिपी है, डेविल जिन। अब शाओयू और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जिन अब एक शैतान बन चुका है। वह उसके लिए एक नई उम्मीद ढूंढना चाहती थी। टेक्केन 5 समय यात्रा का रहस्य। अब शाओयू ने कुछ बहुत बड़ा करने की ठानी। उसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को खोजा और उनसे एक टाइम मशीन बनाने की बात की। उसका इरादा? वह समय में पीछे जाकर पूरे मिशिमा परिवार की कहानी को बदलना चाहती थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मिशिमा ज़ाइबात्सु अब कजुया के हाथों में था और यह दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन बन चुका था। टेक्कन 6 और 7 क्या शाओयू दुनिया बदल पाई? टेक्कन 6 में जब जिन ने पूरी दुनिया में युद्ध भड़का दिया तो शाओयू के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। जिस इंसान को वह सबसे ज्यादा मानती थी, वही दुनिया को तबाह कर रहा था। वह चाहती थी कि वह जिन को रोके, लेकिन वह अकेले इतनी ताकतवर नहीं थी। फिर टेक्कन 7 में जब जिन वापस लौटा, शाओयू ने फिर से कोशिश की, क्या वह उसे डेविल जिन से बचा पाएगी?
क्या होगा शाओयू का भविष्य? अब बड़ा सवाल यह है, क्या शाओयू अपने सपने को पूरा कर पाएगी? क्या वह टेक्केन की दुनिया में अपनी मासूमियत बनाए रख पाएगी? क्या वह जिन को डेविल जीन से मुक्त कर पाएगी, या फिर उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा? या फिर एक दिन वह सच में अपने ड्रीम थीम पार्क को बना पाएगी? तो दोस्तों, ये थी लिंग शाओयू की कहानी, एक लड़की जिसने सिर्फ एक मासूम सपना देखा था, लेकिन वह दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में उलझ गई। अब अगली कहानी किसकी हो? यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर टेकन में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो खूबसूरती और खतरनाक फाइटिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो वह है एना विलियम्स। नीना विलियम्स की बहन, जो न सिर्फ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है बल्कि उसकी सबसे करीबी भी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या एना सिर्फ बदले की आग में जल रही है या उसके अंदर भी कोई छुपा हुआ दर्द है? एना विलियम्स और नीना विलियम्स दोनों का जन्म आयरलैंड में हुआ था। इनकी मां बचपन में ही गुजर गई और इनके पिता रिचर्ड विलियम्स ने दोनों को पाला। रिचर्ड विलियम्स एक हाई क्लास हिटमैन और घातक फाइटर था। उसने अपने दोनों बेटियों को घातक एसेंस बनाने की ट्रेनिंग दी। नीना हमेशा से गंभीर और ठंडे दिमाग वाली थी, जबकि एना थोड़ी ज़्यादा इमोशनल और फन लविंग थी। लेकिन जब उनके पिता की अचानक मौत हो गई, तब से दोनों बहनों के बीच एक कड़वी दुश्मनी की शुरुआत हुई। नीना विलियम्स ने टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ताकि वह मिशिमा जाइसू के बॉस को हियाची मिशिमा को मार सके। लेकिन जब एना को पता चला कि नीना टूर्नामेंट में जा रही है, तो उसने भी नीना को रोकने के लिए एंट्री ले ली। अब ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, यह बहनों की दुश्मनी का पहला असली युद्ध बच चुका था। अब तक नीना को हियाची मिशिमा ने हायर कर लिया था ताकि वह उसके दुश्मनों को ख़त्म कर सके। लेकिन एना ने भी हियाची के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ नीना को रोकना था। इस बार दोनों बहनों की लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। एक दूसरे को खत्म करने तक का जुनून आ चुका था। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर वॉस्कोनोविच ने नीना और एना दोनों पर क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट किया। नीना और एना दोनों को 19 साल तक क्रायो स्लीप में रखा गया। और जब नीना को जगाया गया तो वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। लेकिन अब एना जागी तो वह पहले जैसी ही थी, उसे सब कुछ याद था। एना ने अपनी बहन को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन नीना ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उस पर हमला कर दी। अब एना को समझ आ गया कि नीना हमेशा उसकी दुश्मनी रहेगी। अब ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। अब एना विलियम्स पूरी तरह से हिट वूमेन बन चुकी थी। उसने खुद को एक प्रोफेशनल एसेंस के रूप में साबित किया और दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों के लिए काम करने लगी। लेकिन अब भी उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, नीना विलियम्स को हराना। टेकन 5 में उसने नीना को फिर से चुनौती दी, लेकिन इस बार भी वह जीत नहीं पाई। टेकन 6 में नीना मिशिमा जाइसू की हेड एसेंस बन चुकी थी, लेकिन एना ने जी कॉर्पोरेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी अब वह काजुया मिशिमा की टीम में थी। अब दोनों बहनों की लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, अब वह मिशिमा जाइसू और जी कॉर्पोरेशन के बीच की जंग बन चुकी थी। टेकन 7 में एना को पहली बार समझ आया कि वह सिर्फ बदले के लिए जी रही है, लेकिन क्या यह उसकी असली ज़िंदगी का मकसद है? इस बार उसने एसेंस लाइफ को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन नीना हमेशा उसके रास्ते में आई और दोनों की दुश्मनी फिर से शुरू हो गई। अब सवाल ये था, क्या एना कभी खुद को नीना से अलग कर पाएगी या ये लड़ाई हमेशा के लिए चलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एना कभी नीना से जीत पाएगी या हमेशा उसकी परछाई बनकर रह जाएगी? क्या वह टेकन 8 में नीना को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करेगी या वह खुद मिशिमा फैमिली का हिस्सा बनेगी? क्या एना सच में सिर्फ बदले के लिए जी रही है या वह खुद भी शांति चाहती है? तो दोस्तों, ये थी एना विलियम्स की पूरी कहानी। एक ऐसी फाइटर जो अपनी बहन से प्यार भी करती है और नफरत भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक ऐसी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी इस पर 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए। अगर टेकन में कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसने पूरी कहानी को कई बार बदल दिया तो वह है डॉक्टर गेप्टो वॉस्कोनोविच। एक ऐसा साइंटिस्ट जो जिंदगी भर अपने एक्सपेरिमेंट्स में खोया था, जिसने मिशिमा जाइसू और जी कॉर्पोरेशन दोनों के लिए काम किया और जिसने कई खतरनाक तकनीकों का आविष्कार किया। लेकिन सवाल यह है, क्या डॉक्टर वॉस्कोनोविच सिर्फ एक निर्दोष साइंटिस्ट था या वो असल में टेकन की सबसे खतरनाक घटनाओं के पीछे था? डॉक्टर वॉस्कोनोविच एक रूपी वैज्ञानिक था जो बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और जेनेटिक्स का एक्सपर्ट था।
उसने बहुत पहले मिशिमा जायसू के लिए काम करना शुरू किया, जहां उसने कई खतरनाक प्रयोग किए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी डेविल जिन पर रिसर्च करना। जब याइची मिशिमा ने मिशिमा जायसू का कंट्रोल वापस ले लिया, तब उसने डॉक्टर वॉस्कोनोविच को पकड़कर एक सीक्रेट लैब में डाल दिया। याइची चाहता था कि वॉस्कोनोविच डेविल जिन की ताकत को समझे ताकि वो खुद उस शक्ति का इस्तेमाल कर सके, लेकिन डॉक्टर वॉस्कोनोविच का मकसद कुछ और था। वो इस टेक्नोलॉजी को नष्ट करना चाहता था ताकि दुनिया इससे बच सके। टेकन 2 में यीशोमित्सु ने डॉक्टर वॉस्कोनोविच को बचाया और उसे अपने मंजू कबीले के पास ले गया। अब पहली बार वॉस्कोनोविच को एहसास हुआ कि वो सालों से गलत लोगों के लिए काम कर रहा था। अब तक वॉस्कोनोविच टेकन की दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक साइंटिस्ट बन चुका था, क्योंकि उसने कई रहस्यमय चीज़ें बनाई थी, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक खोज थी क्रायोजेनिक स्लीप। इस तकनीक से कोई भी इंसान सालों तक बिना उम्र बढ़ाए सो सकता था। उसने खुद इस एक्सपेरिमेंट को आजमाया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि जब वो जागा तो उसका शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था और वह खुद बिना सपोर्ट के खड़ा भी नहीं हो सकता था। डॉक्टर वॉस्कोनोविच को सबसे बड़ा अपराध था नीना विलियम्स और एना विलियम्स को क्रायोजेनिक स्टेट में डालना। नीना और एना 19 साल तक डीप स्लीप में रही और जब नीना जागी तो उसने अपनी याददाश्त खो दी। अब तक वॉस्कोनोविच डी कॉर्पोरेशन और मिशिमा जायसू दोनों के टारगेट पर था, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक जानकारी रखता था। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, सुपर सोल्जर साइबॉर्ग। यही कारण था कि उसने ब्रायन फ्यूरी को एक साइबॉर्ग में बदल दिया, लेकिन ब्रायन ने खुद वॉस्कोनोविच को खिलाफ बगावत कर दी और अब वो साइकोटोनिक किलिंग मशीन बन गया। अब तक डॉक्टर वॉस्कोनोविच ने इतनी गलतियां कर दी थी कि वो खुद को दुनिया से छुपाने पर मजबूर हो गया। टेकन टेक टूर्नामेंट में डॉक्टर वॉस्कोनोविच पहली बार एक प्लेबल कैरेक्टर बना, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से लड़ता था। वो गिर कर, फिसल कर और ऊट पटांग तरीके से फाइट करता था। अब तक वो पूरी तरह से कॉमेडी कैरेक्टर बन चुका था, लेकिन असल में वो टेकन की सबसे खतरनाक घटनाओं का गवाह रह चुका था। डेविल जिन की खोज, उसने ही इस शक्ति को समझा जिससे मिशिमा फैमिली और भी खतरनाक बन गई, जिसकी वजह से नीना और एना की जिंदगियां हमेशा रेप बदल गई, जो अब तक का सबसे बड़ा फील्ड एक्सपेरिमेंट था, जिससे वे खुद दुनिया के सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाले इंसान बन गए। अब आगे क्या होगा? क्या टेकन 8 में डॉक्टर वॉस्कोनोविच वापस आएगा और वो हमेशा के लिए गायब रहेगा? क्या कोई नया साइंटिस्ट आएगा जो उसके अधूरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा? क्या ब्रायन फ्यूरी या नीना विलियम्स कोई वॉस्कोनोविच को खोजने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी असली पहचान समझ सके? ये सब आने वाले टेकन गेम से पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर वॉस्कोनोविच की पूरी कहानी। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने टेकन की पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें। छोटा डायनासोर जो पार्ट अटैक मार सकता है, पानी के अंदर सांस ले सकता है और बड़े बड़े फाइटर्स को अपनी चालाकी से चकमा दे सकता है। लेकिन सवाल ये है, गॉन टेकन की दुनिया में आया कैसे? क्या वो सिर्फ एक मजाक था या उसके पीछे भी कोई असली कहानी छुपी हुई है? गॉन असल में टेकन को ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है, वो एक फेमस जापानी मांगा और वीडियो गेम सीरीज यानी गॉन का हीरो है। मसाशी तनाका के बनाए गए एक छोटे डायनासोर की कहानी पर आधारित है। गॉन छोटा दिखता है, लेकिन वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। वो जंगलों में रहता है, अपने से बड़े जानवरों से लड़ता है और उन्हें अपनी चालाकी से हराता है। टेकन 3 1997 में गॉन एक सीक्रेट प्लेबल कैरेक्टर था, जिसे बिना किसी प्रमोशन के गेम्स में जोड़ा गया था। वो इतना छोटा था कि उसे पंच और किक्स लगाना बहुत मुश्किल था, यानी वो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा चीट कोड बन गया। गॉन की खासियतें: छोटा कद, दुश्मन की कोई मूव उसे हिट नहीं कर पाती थी। पार्ट अटैक एक ऐसा मूव जो ना सिर्फ फनी था बल्कि सामने वालों को चौंका भी देता था। फ्लेम ब्रीथ, गॉन मुंह से आग निकाल सकता था जैसे असली ड्रैगन। वाटर रेजिस्टेंट, गॉन पानी के अंदर सांस ले सकता था, यानी किसी भी स्टेज में सर्वाइव कर सकता था। टेकन 3 में गॉन और पॉल फिनिक्स के फाइट सबसे ज़्यादा मजाकिया बन गई थी। पॉल फिनिक्स जो 6 फीट का बड़ा फाइटर है, उसे एक छोटे डायनासोर से लड़ना पड़ रहा था जो उसके घुटनों तक भी नहीं आता था। गॉन के छोटे कद की वजह से पॉल की बहुत सारी मूव्स उसे मिस कर जाती थी। अगर गॉन को मौका मिल जाए तो वह एक फाट अटैक मारकर पॉल की पूरी तरह से हरा सकता था। यही वजह है कि टेकन फैंस आज भी कहते हैं गॉन पॉल फिनिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन था। गॉन को टेकन में आना और फिर गायब हो जाना आज भी सबसे बड़ा सवाल है। गॉन असल में वेंडे नाम्पू के बाद गॉन को टेकन 3 में डालने का लाइसेंस था, लेकिन बाद में वो लाइसेंस खत्म हो गया। अगर वेंडे नाम को फिर से गॉन को टेकन में लाना चाहे
तो उन्हें मसाशी तनाका से फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी। यही वजह है कि गोन के वापस आने के चांस बहुत कम है, लेकिन टेकन फैंस उसे आज भी सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। कौन टेकन 8 में आ सकता है? और ये सवाल ये है, क्या बैंडई नाम को फिर से गोन को लाइसेंस लेकर उसे टेकन 8 पर वापस लाएगा? क्या गोन वापस आया तो क्या वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बनेगा? क्या वो अपने नए स्पेशल मूव्स और अपग्रेड एबिलिटी के साथ आएगा? गोन की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सब चीज़ें हमें आने वाले टेकन गेम्स में ही पता चलेगी। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा साइबोर्ग जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत भी जाग उठी। लेकिन सवाल ये है, गनजैक से बिग बेर मशीन है या उसके अंदर भी किसी इंसान की आत्मा है? गनजैक की कहानी टेकन की जैक सीरीज से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आया जैक 1, जो कि रूस की एक सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटीज में बनाया गया था। इसका मकसद था एक सुपर सोल्जर तैयार करना जो किसी भी इंसानी कमजोरी से मुक्त हो और पूरी तरह से विनाशकारी हो। लेकिन जैक 1 काफी बेसिक रोबोट था, उसमें ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं थी। इसलिए मिशिमा जाइत्सु ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जैक 2। जैक 2 पहले जैक से ज़्यादा एडवांस था। अब वह सिर्फ एक युद्ध मशीन नहीं था, बल्कि सोच सकता था, सवाल पूछ सकता था। लेकिन जैक 2 की ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसे मिली एक छोटी बच्ची जैन। जैन एक अनाथ लड़की थी जिसे जैक 2 ने बचाया और उसके साथ रहने लगा। धीरे धीरे जैक 2 के लिए सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि फैमिली जैसी बन गई। अब जैक 2 सिर्फ एक रोबोट नहीं रह गया था, उसके अंदर इंसानियत जाग चुकी थी। लेकिन मिशिमा जाइत्सु को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने जैक 2 को डिसेबल करने का फैसला किया ताकि वह कभी इंसानी भावनाओं को महसूस न कर सके। जैक 2 को नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। अब कहानी में एंट्री हुई जैन की, जो अब बड़ी हो चुकी थी और खुद एक वैज्ञानिक बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह जैक 2 को फिर से बनाएगी, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा ताकतवर। यहीं से पैदा हुआ गनजैक। अब ये सिर्फ एक रोबोट नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक साइबोर्ग था। लेकिन जैन का मकसद सिर्फ एक हथियार बनाना नहीं था, वह चाहती थी कि गनजैक को इंसानियत को समझे। गनजैक ने टेकन 3 टूर्नामेंट में एंट्री ली, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, वह मिशिमा जाइत्सु को खत्म करना चाहता था। वहीं लोग जिन्होंने उसके पिछले वर्जन जैक 2 को नष्ट कर दिया था, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान हियाची मिशिमा ने गनजैक को पकड़ लिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गनजैक के नष्ट होने के बाद जैन ने हार नहीं मानी, उसने और भी ज़्यादा ताकतवर जैक बनाया। अब आया जैक 4 और जैक 5। ये नए वर्जन पहले से भी ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन इनका मकसद सिर्फ लड़ाई थी। अब जैक सीरीज पूरी तरह से एक युद्ध मशीन बन चुकी थी, जिसमें इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब कहानी में जैक 6 आया, एक ऐसा रोबोट जिसे पूरी दुनिया के सबसे घातक हथियारों के रूप में देखा जाने लगा। जैक 6 सिर्फ एक आम फाइटर नहीं था, जो पूरी आर्मी को अकेले खत्म करने की ताकत रखता था। अब मिशिमा जाइत्सु और जी कॉर्पोरेशन दोनों इसे हथियाना चाहते थे, क्योंकि जिसे भी जैक 6 की आर्मी मिलेगी वह दुनिया पर राज करेगा। टेकन 7 में जैक 7 को बनाएगा, लेकिन इस बार एक नया रहस्य था। अब जैन का मकसद सिर्फ एक हथियार बनाना नहीं था, वह फिर से इंसानियत को जैक 7 में वापस लाना चाहती थी। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाई? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैक 8 टेकन में आएगा और क्या ये सबसे ताकतवर रोबोट होगा? क्या जैन फिर से इंसानियत को जैक 8 में डाल पाएगी, या जैक सिर्फ एक युद्ध मशीन बनकर रह जाएगा? क्या मिशिमा जाइत्सु और जी कॉर्पोरेशन जैक 8 को हथियाने की कोशिश करेंगे, और क्या इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी? ये सब आने वाली टेकन गेम्स में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी गनजैक की पूरी कहानी। एक ऐसा साइबोर्ग जिसे सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को फिर से महसूस करने के लिए बनाया गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसी फाइटर जो न केवल मार्शल आर्ट में मास्टर है, बल्कि विज्ञान और प्रकृति को भी बचाने के लिए लड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जूलिया सिर्फ एक शांतिप्रिय लड़की है, या उसके अंदर भी एक ततकती आग है जो किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकती है। जूलिया चोंग का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन वह एक नेटिव अमेरिकन समुदाय से थे। उसकी मां मिशेल चोंग खुद एक महान फाइटर थी जिसने टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। जूलिया बचपन से ही अपने मां के साथ रही, जिसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की, लेकिन उसका असली मकसद था प्रकृति को बचाना। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जूलिया की मां मिशेल चोंग टेकन टूर्नामेंट में शामिल हुई थी, लेकिन अचानक वह गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने उठाया।
अब जूलिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी माँ को ढूंढने के लिए टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लेना। उसने अपनी माँ की फाइटिंग स्टाइल को और मजबूत बनाया और खुद को सबसे खतरनाक फाइटर्स में बदल लिया। टेकन 4 में जूलिया को पता चला कि मिसीमा जाइत्सु का एक गुप्त लैब प्रोजेक्ट है जिसमें उसकी माँ के गायब होने का राज छुपा हो सकता है। लेकिन जब उसने उस लैब में घुसने की कोशिश की तो उसे पता चला कि मिसीमा जाइत्सु सिर्फ उसकी माँ को नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। अब उसका मकसद बदल चुका था। अब मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए लड़ूं। उसने रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा वैज्ञानिक शोध जिससे पृथ्वी के उजड़े जंगलों को दोबारा जिंदा किया जा सके। टेकन 5 में जूलिया को एक और नया दुश्मन मिला, मिसीमा जाइत्सु का नया बॉस जिन कजाहा। अब तक जूलिया को समझ आ चुका था कि अगर कोई दुनिया का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो वह है मिसीमा जाइत्सु ही है। उसने टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ताकि वह मिसीमा फैमिली को हराकर अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जुटा सके और पूरी दुनिया को बचा सके। टेकन 6 में जूलिया ने अपने नाम और पहचान बदल दी। अब मैं सिर्फ पर्यावरणविद नहीं थी बल्कि एक प्रोफेशनल फाइटर बन चुकी थी। उसने एक नया नाम अपनाया, जेसी। अब वह एक नकाब पहनकर लड़ती थी ताकि वह अपने असली मकसद को छुपा सके और खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। लेकिन उसका असली मकसद वही था, मिसीमा फैमिली को रोकना। टेकन 7 में जूलिया ने फिर से अपनी पहचान बदली। अब वह सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थे, लेकिन यह सिर्फ एक प्लान था। वह दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी ताकि उसके प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट करें। अब उसका मकसद सिर्फ मिसीमा जाइत्सु को रोकना ही नहीं था, अब वह टेकन टूर्नामेंट में जीतकर अपने रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जुटाना चाहती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जूलिया सच में अपने रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगी या फिर मिसीमा जाइत्सु उसे रोक देगा। क्या वह टेकन 8 में एक नई पहचान के साथ लौटेगी या इस बार वह पूरी तरह से खुलकर लड़ेगी? या वह किसी दिन मिसीमा जाइत्सु को पूरी तरह से खत्म कर पाएगी या उसे किसी एक नए दुश्मन से सामना करना पड़ेगा? ये सब आने वाले टेकन गेम से पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी जूलिया चौक की पूरी कहानी। एक ऐसी फाइटर जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिमाग वाली भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें। अगर टेकन में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मजाकिया भी है और जानलेवा भी तो वह है कुमा 1। एक भालू जो इंसानों की तरह सोच सकता है, फाइट कर सकता है और मिसीमा फैमिली की तबाही का गवाह भी बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, कुमा सिर्फ एक कॉमेडी कैरेक्टर है या इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी? कुमा 1 यानी पहला कुमा असल में याइची मिसीमा का पालतू था। याइची को जानवरों से लड़ने का शौक था और उसने इस भालू को पालकर उसे मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश की। धीरे धीरे कुमा ने मिसीमा स्टाइल कराटे सीख लिया और असली फाइटर बन गया। लेकिन फिर टेकन 3 आया और पहले कुमा की मौत हो गई। अब याइची ने अपने पहले कुमा की मौत के बाद एक नया भालू ट्रेनिंग के लिए चुना और वह था कुमा 2। अब यह भालू पहले से भी ज्यादा खतरनाक था और इससे पहले कुमा से ज्यादा दिमाग था। इस बार कुमा 2 ने टेकन 3 में एंट्री ली, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था, पॉल फीनिक्स को हराना। टेकन 3 से लेकर अब तक कुमा और पॉल की राइवलरी सबसे मजेदार रही है। हर बार पॉल सोचता था कि वह सबसे ताकतवर है, लेकिन कुमा हमेशा उसकी बेइज्जती कर देता था। टेकन 3 में कुमा ने पॉल को हरा दिया और मिसीमा जाइत्सु की सिक्योरिटी टीम में शामिल हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब याइची मिसीमा टेकन 4 में हार गया और कुमा 2 बेघर हो गया। अब तक कुमा से याइची के लिए फाइट करता था, लेकिन टेकन 4 में उसने कुछ और सोचा। जब उसने सुना कि मिसीमा जाइत्सु का नया बॉस काजुया मिसीमा बन चुका है तो कुमा को गुस्सा आया। उसने खुद को कंपनी का नया मालिक बनाने के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। कुमा फाइनल राउंड से पहले ही हार गया और एक बार फिर जंगल में वापस चला गया। अब कुमा का एक ही मकसद था, मिसीमा फैमिली को छोड़कर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर बनाना। उसने पहाड़ों में जाकर खुद की ट्रेनिंग की और टेकन 5 में वापसी की। इस बार भी उसने पॉल फीनिक्स से लड़ाई की और उसे फिर से हरा दिया। लेकिन टेकन 5 के बाद याइची ने वापस मिसीमा जाइत्सु को हासिल कर लिया और कुमा फिर से सिक्योरिटी चीफ बन गया। अब तक कुमा सिर्फ एक पालतू भालू नहीं बल्कि एक असली मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका था। टेकन 6 में उसने याइची के लिए मिसीमा जाइत्सु की रक्षा की, लेकिन जब उसे पता चला कि जिन गजामा ने दुनिया में जंग छेड़ दी है तो कुमा जंगल में वापस चला गया। टेकन 7 में कुमा वापस आया और इस बार उसने पॉल फीनिक्स से फिर से लड़ाई की और इस बार भी पॉल की हालत खराब कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है,
क्या टेकर 8 में कुमा दोबारा मिशीमा जायसू का बॉस बनने की कोशिश करेगा, या फॉर फिनिक्स कभी कुमा से जीत पाएगा, या मैं हमेशा भालू से हारने वाला इंसान बना रहेगा, या कुमा एक दिन सच में पूरी तरह से इंसानों जैसा सोचने लगेगा, या वह हमेशा एक मजाकिया फाइटर ही रहेगा। ये सब आने वाली टेकन गेम से पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी कुमा 2 की पूरी कहानी। एक ऐसा भालू जो सिर्फ क्यूट नहीं बल्कि खतरनाक भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई कहानियों के लिए। आप हमारे चैनल से जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर टेकन में कोई सबसे रहस्यमयी, अजीब और अनोखा फाइटर है तो वह है मोकोजी। एक ऐसा लकड़ी का पुतला जो इंसानों की तरह लड़ सकता है, उनकी तकनीक कॉपी कर सकता है और जिसे किसी ने बनाया भी नहीं, वह खुद जिंदा हुआ। लेकिन सवाल ये है, मोकोजिन आखिर है क्या, ये क्यों जिंदा हुआ और इसका असली मकसद क्या है। मोकोजिन कोई आम लकड़ी की मूर्ति नहीं है। 5000 साल पहले एक रहस्यमय निंजा कबीले ने इसे बनाया था और एक प्राचीन श्राप के तहत इसमें जान आ गई थी। लेकिन मोकोजिन कभी भी खुद नहीं हिल सकता था। वह तभी जागता था जब कोई बहुत बड़ा खतरा दुनिया पर आता। यही हुआ टेकन 3 में। उगर नामक एक राक्षस दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर्स को मारने आया। तब मोकोजिन भी जिंदा हुआ। अब उसका एक ही मकसद था, दुनिया को बचाने के लिए जो भी सबसे ताकतवर फाइटर होगा उसकी फाइटिंग स्टाइल कॉपी करनी होगी। मोकोजिन ने टेकन 3 में पहली बार एंट्री ली, लेकिन वह किसी भी आम फाइटर जैसा नहीं था। उसकी कोई खुद की मूव्स नहीं थी। वह हर राउंड में किसी न किसी फाइटर्स की पूरी फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर सकता था। जिन काजामा, काजुया, इसामित्सु, पॉल, किंग, कोई भी। इसलिए मोकोजिन को हराना मुश्किल था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगला मूव कौन सा होगा। लेकिन जैसे ही ओवर को जिन काजामा ने हरा दिया, वैसे ही मोकोजिन फिर से सो गया। जब टेकन 5 में जिन पाची मिशीमा वापस लौटा, तब उसकी डार्क एनर्जी की वजह से मोकोजिन फिर से जाग गया। इस बार मोकोजिन ने मिशीमा स्टाइल कराटे कॉपी किया और जिन पाची मिशीमा को हराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही जिन हारा, मोकोजिन फिर से सो गया। टेकन 6 में जिन काजामा और काजुया मिशीमा ने पूरी दुनिया को तबाही में डाल दिया। अब फिर से मोकोजिन की जरूरत थी, लेकिन इस बार मोकोजिन पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था क्योंकि अब वैसे फाइटर्स की मूव्स कॉपी नहीं करता था बल्कि उनके स्पेशल अटैक्स भी इस्तेमाल कर सकता था। टेकन 7 में मोकोजिन फिर से सो गया, लेकिन अब भी वह दुनिया के खतरे को महसूस कर सकता है। मोकोजिन की सबसे बड़ी ताकत क्या खुद की मूव्स नहीं, लेकिन सबकी मूव्स कॉपी कर सकता है। हर राउंड में अलग अलग फाइटर की स्टाइल को अपना सकता है। कोई कमजोरियां नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन से मूव्स इस्तेमाल करेगा। तभी जागता है जब दुनिया पर कोई बड़ा खतरा आता है। अब आगे क्या होगा। टेकन 8 में मोकोजिन वापस आएगा और इस बार किसी नई शक्ति के साथ। क्या वैसे भी कॉपी मशीन रहेगा या इस बार अपने खुद की मूव्स भी सीखेगा। क्या कोई इससे सुपर विलन आएगा जिसे हराने के लिए मोकोजिन की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ये थी मोकोजिन की पूरी कहानी। ऐसा फाइटर जो तब ही जागता है जब दुनिया पर खतरा आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, और हमारे सब्सक्राइबर्स को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टेकन में कोई ऐसा फाइटर जो शैतानी, एलियन और युद्ध देवता का मिश्रण लगता है तो वो है ओगर। एक ऐसा प्राणी जो दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटर्स को मारकर उनकी शक्तियाँ चुराता है। इसे टेकन के कई दिग्गज योद्धाओं को ख़त्म कर दिया और जो इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, ओगर आखिर आया कहाँ से? क्या वो सिर्फ एक जीव है या किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है? ओगर कोई साधारण फाइटर नहीं था, वो एक प्राचीन युद्ध देवता था जो हजारों सालों से सोया हुआ था। ओगर को टेकन की पौराणिक शक्तियाँ भी कहा जाता है, जैसे एलियन टेक्नोलॉजी और रहस्यमय जादू से बनाया गया था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि अगर वो किसी फाइटर को छू भी ले तो वो उसकी सभी मूव्स चुरा सकता था। टेकन 3 में मिशीमा जायसू ने गलती से ओगर की खोज कर ली और उसकी शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन ओगर को किसी से आदेश मानने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ एक मकसद से जागा था, दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर्स को ख़त्म करने, उनकी ताकत को अपने अंदर समाहित करने। उसने एक के बाद एक दुनिया के महान फाइटर्स को मारना शुरू कर दिया। ओगर ने किन फाइटर्स को मारा? बैकडून सॉन, ओरंग का मास्टर जिसे ओगर ने बुरी तरह हरा दिया और गायब कर दिया। ली वुलोंग, सुपर कोक जिसने ओगर की तलाश में कई साल बर्बाद किए। जिन काजामा की माँ जो ओगर से लड़ने के बाद अचानक गायब हो गई। टेकन फोर्स, याइची की पूरी आर्मी जिसे ओगर ने अपनी उंगलियों से उड़ा दिया।
अब तक ओगर पूरी तरह से अजय बन चुका था। जब जिन कदामा ने अपनी माँ जुन कदामा को खो दिया तो उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे सिर्फ एक ही दानव वेब होगा। इसलिए जिन ने खुद को ट्रेन किया और टेकन 3 टूर्नामेंट में एंट्री ली ताकि वो ओगर से बदला ले सके। फाइनल फाइट में जिन और ओगर का आमना सामना हुआ और ये टेकन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। जिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार ओगर को हराने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी ओगर ने अपने असली रूप ट्रू ओगर को जगाया और फिर से खड़ा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ओगर टेकन 8 में वापस आएगा या वो हमेशा के लिए मारा जा चुका है? क्या ओगर के पीछे कोई और बुरी शक्ति थी जिसने उसे धरती पर भेजा था? क्या मिशिमा जाइसू वैज्ञानिक फिर से ओगर को जगाने की कोशिश करेगा, या ये सब आने वाली टेकन गेम्स में पता चलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली की कहानी में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा फाइटर जो सिर्फ अपने मालिक की सुरक्षा के लिए किसी से भी भिड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या पांडा सिर्फ एक मजाकिया फाइटर है या उसके पीछे भी कोई दिलचस्प कहानी छुपी हुई है? टेकन 3 में पहली बार पांडा की एंट्री हुई, लेकिन ये कोई आम पांडा नहीं थी। ये लिंक सायो की पर्सनल बॉडीगार्ड थी। याइची मिशिमा ने लिंक सायो को टेकन फोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग देने के लिए पांडा को उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। अब तक पांडा सिर्फ एक प्यारा सा जानवर थी, लेकिन लिंक ने उसे मिशिमा कराटे सिखाने शुरू कर दिया। धीरे धीरे पांडा ने खुद को एक असली फाइटर बना लिया और अब जब भी सायो किसी खतरे में होती तो पांडा सबसे पहले उसे बचाने के लिए खड़ी होती। अब तक पांडा सिर्फ सायो की बॉडीगार्ड थी, लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई कुमा से। कुमा टेकन का फेमस फाइटिंग भालू हो। पांडा पहली नज़र में पसंद आ गया, लेकिन पांडा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुमा ने हर तरीके से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पांडा ने उसे हर बार इग्नोर कर दिया। टेकन 3 में जब सायो ने टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो पांडा भी उसकी रक्षा के लिए टूर्नामेंट में शामिल हुई। लेकिन जैसे ही जिन कदामा ने ओगर को हराया, पांडा और सायो यानी कि एक्साइल लूप फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। अब तक कुमा और पांडा की कहानी मजेदार बन चुकी थी। कुमा हमेशा पांडा के पीछे भागता था, लेकिन पांडा उसे इग्नोर कर देती थी। टेकन 4 में कुमा ने फिर से टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ताकि वह पांडा को इम्प्रेस कर सके, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला पांडा ने उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया। अब तक पांडा का पूरा फोकस सिर्फ सायो की सुरक्षा पर था। उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था सिवाय अपनी दोस्त की रक्षा के। टेकन 5 में याइची मिशिमा के हारने के बाद पांडा और सायो फिर से अकेले रह गए। अब तक टेकन टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक असली जंग बन चुका था। जिन कदामा ने मिशिमा जाइसू पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ दिया। सायो बहुत परेशान थी क्योंकि उसे लगा कि जिन अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन पांडा का सिर्फ एक ही मकसद था, कोई भी सायो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वह जिन हो, मिशिमा जाइसू हो या कोई और। अब तक पांडा पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। उसकी फाइटिंग स्टाइल्स पूरी तरह से मिशिमा कराटे पर आधारित थी। टेकन 7 में याइची मिशिमा और काजुया मिशिमा के बीच की जंग अपने चरम पर थी। अब तक कुमा मिशिमा जाइसू का सिक्योरिटी हेड बन चुका था और वह याइची के लिए काम कर रहा था, लेकिन जब याइची को काजुया ने मार दिया तो कुमा भी हार गया और बेघर हो गया। अब कुमा ने फिर से पांडा को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पांडा पहले से भी ज़्यादा सख्त थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कुमा। अब पांडा सिर्फ एक प्यार करने वाली पालतू जानवर नहीं थी, वह एक सच्ची फाइटर बन चुकी थी जो अपने मालिक की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। पांडा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? किंग याइची और जिन की तरह ताकतवर मूव्स, उसकी मोटी फर और मजबूत हड्डियां से ज़्यादा डैमेज से बचाती थी। उसकी मासूमियत लोगों को धोखा देती है, लेकिन असल में वह बहुत तेज है। वह हमेशा सायो यानी कि एक्साइल लूप की रक्षा के लिए खड़ी रही भी। सबसे बड़ा सवाल, टेकन 8 में पांडा को कोई नया रोल होगा या वैसे कॉमेडी कैरेक्टर बनी रहेगी? कुमा को भी पांडा को इम्प्रेस कर पाएगा या उसे हमेशा रिजेक्शन ही मिलेगा? अगर सायो को भी असली खतरे में पड़ गई तो क्या पांडा को अपने हदों से भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा? तो दोस्तों, ये थी पांडा की पूरी कहानी। एक ऐसी फाइटर जो सिर्फ क्यूट नहीं बल्कि खतरनाक भी है। तो और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और मैं बहुत जल्द अपने किसी एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट में मिलने वाला है। टेकन में कोई ऐसा फाइटर है जो टर्न्स एंड फाइटिंग और रेस का कॉकटेल है तो वह है टाइगर जैक्सन। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी पहचान आज तक पूरी तरह से नहीं खुली, जो फाइट भी करता है और डिस्को किंग भी है। लेकिन सवाल ये है कि टाइगर जैक्सन सिर्फ एक अल्टरनेट स्किन है या उसके पीछे भी कोई छुपी हुई कहानी है? टाइगर जैक्सन पहली बार टेकन 3 में आया
और उसे देखकर सभी को एक ही चीज़ लगी, ये तो बस एक एडी ब्रूडो का अलग स्टाइल लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे गेमर्स ने खेला उन्हें लगा कि शायद ये एडी नहीं कोई और है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका डांस, ये सब एडी से अलग था। ये सवाल टाइगर जैक्सन कौन है, क्या वह असल में एडी ब्रूडो ही है, ये सवाल टेकन फैंस के लिए हमेशा से मिस्ट्री रहा है। थ्योरी 1, टाइगर जैक्सन असल में एडी ब्रूडो का एक डिसगाइज यानी कि वेश है। थ्योरी 2, टाइगर जैक्सन एक पूरी तरह से प्लग इंसान है लेकिन उसकी फाइटिंग स्टाइल एडी जैसा है। थ्योरी 3, टाइगर जैक्सन कोई सीक्रेट एजेंट है जो बस इस टूर्नामेंट में मस्ती के लिए आया है। टाइगर जैक्सन 1970s के डिस्को युग से प्रेरित है। उसके कपड़े, उसके मूव्स, उसका पूरा स्टाइल सैटरडे नाइट फीवर जैसा लगता है। उसका फाइटिंग स्टाइल कैफियोरो पर आधारित है जिसमें डांस और फाइटिंग का परफेक्ट मिक्स है। लेकिन एडी और टाइगर में एक बड़ा फर्क ये था, टाइगर जैक्सन ज़्यादा स्टाइलिश और शो ऑफ करने वाला था। टेकन 3 में अगर खिलाड़ी एडी ब्रूडो को सिलेक्ट करता और एक खास बटन दबाता था तो वह टाइगर जैक्सन में बदल जाता था, लेकिन उसके बारे में कोई बैक स्टोरी नहीं थी। वह कौन था, वह टूर्नामेंट में क्यों आया, वह एडी जैसा क्यों दिखता था, कुछ नहीं। टेकन टैग टूर्नामेंट में टाइगर जैक्सन एक गंभीर फाइटर नहीं बल्कि एक जो कैरेक्टर की तरह लाया गया था। लेकिन जैसे ही गेमर्स ने उसे खेला उन्हें एहसास हुआ कि उसका एनिमेशन और मूवमेंट एडी से थोड़ा अलग है। वह ज़्यादा फ्लोइंग और स्टाइलिश है। अब तक टाइगर जैक्सन सिर्फ एक मजाकिया कैरेक्टर लगता था, लेकिन कुछ फैंस ने इसमें एक सीक्रेट थ्योरी देखी। थ्योरी ये कहती है कि टाइगर जैक्सन असल में मिशीमा दर्शी के हाई लेवल एजेंट में से एक था, टूर्नामेंट में जासूसी करने आया था। लेकिन जब उसे फाइटिंग पसंद आने लगी उसने अपनी असली पहचान छुपा ली और खुद को डिस्को किंग बना दिया। टाइगर जैक्सन टेकन 7 में आधिकारिक रूप से नहीं आया, लेकिन फैंस हमेशा चाहते थे कि वह अपनी खुद की बैड स्टोरी के साथ वापस आए। अब सवाल यह है, क्या टेकन 8 में टाइगर जैक्सन को अलग कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाएगा या वह हमेशा एडी ब्रूडो का सिर्फ एक स्टाइल आएगा? क्या उसकी असली पहचान किसी बड़े सीक्रेट से जुड़ी होगी? क्या वह अब भी डिस्को डांसर रहेगा या वह असली ताकत भी दिखेगी? टाइगर जैक्सन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? डांसिंग और फाइटिंग का परफेक्ट बैलेंस। कोई और इतना फंकी मूव्स नहीं कर सकता था। कोई नहीं जानता कि वह असल में कौन है और उसकी मूवमेंट एक पार्टी जैसी लगती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टेकन 8 में टाइगर जैक्सन एक सोलो बैक स्टोरी होगी या फिर एडी को अल्टरनेट स्टाइल रहेगा, वह खुद की कोई पहचान नहीं बना पाएगा? तो ये सब आने वाली टेकन गेम्स में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी टाइगर जैक्सन की आधी पूरी कहानी। एक ऐसा फाइटर जो डिस्को किंग भी है और रेस में भी। तो आपको अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए। में कोई एक ऐसा फाइटर जो असली शैतान और युद्ध के देवताओं का मेल लगता है तो वह है ट्रू ओगर। एक ऐसा प्राणी जो किसी भी ताकतवर योद्धा को छूकर उसकी ऊर्जा खींच सकता है, जो आग उगल सकता है और जो टेकन की सबसे डरावनी लड़ाइयों में से एक का जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये है, ट्रू ओगर आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है या टेकन की सबसे खतरनाक साजिश का हिस्सा है? टेकन 3 में जब जिन गजामा ने अपने दुश्मन ओगर को हरा दिया तब पहली बार टेकन फैंस ने सोचा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही ओगर जमीन पर गिरा उसकी बॉडी चमकने लगी और अचानक उसकी पूरी बनावट बदलने लगी। अब वो कोई इंसान जैसा योद्धा नहीं था, वो पूरी तरह से एक राक्षस बन चुका था और उसकी असली शक्ति अब बाहर आ चुकी थी। उसका शरीर एक विशालकाय मॉन्स्टर की तरह हो गया। उसके कंधों पर ड्रैगन के बड़े बड़े सिंग निकल आए, उसके हाथों में दानव जैसे पंजे आ गए, कोई किसी को भी पकड़कर चलाने की ताकत रखते थे। उसके पूरे शरीर में रहस्यमय ग्रीन फ्लेम हरी आग बह रही थी जो उसे अजय बनाती थी। उसके एक हाथ में एक बड़ा सांप ऊपर आया, यानी उसका शरीर अब पूरी तरह शैतानी शक्ति से भर चुका था। अब ओगर नहीं, ट्रू ओगर जन्म ले चुका था। ट्रू ओगर की ताकतें, जब उसने फाइटर्स को नरक का रास्ता दिखाया, शैतानी आग, वो अपने मुंह से सीधी नरक की ज्वाला निकाल सकता था जिससे कोई भी फाइटर जलकर राख हो सकता था। टेलीपोर्टेशन, वो सेकंड्स में किसी भी जगह गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता था। ग्रोवियर क्लॉ, उसका एक हमला इतना ताकतवर था कि वो सामने वाले को हवा में उड़ा सकता था। एनर्जी ड्रेन, अगर उसने किसी फाइटर्स को पकड़ लिया तो वो उसकी सारी ताकत खींच सकता था। मिशीमा स्टाइल पावर, उसने मिशीमा कराटे के कई मूव्स को कॉपी कर लिया, यानी अब वह किसी भी इंसानी फाइटर से कई गुना खतरनाक था। जब ट्रू ओगर ने अपनी असली ताकत दिखाई तब जिन कजामा को पता चला उसकी माँ जिन कजामा इसी दानव के कारण गायब हुई थी। अब ये लड़ाई सिर्फ टूर्नामेंट की नहीं थी,
अब ये बदले की लड़ाई थी। किन कजामा ने अपने मिसीमा ब्लड लाइन की पूरी ताकत झोंक दी और ट्रू ओवर को हराने के लिए पूरी ताकत से लड़ा। फाइनल मूव में जिन ने अपनी डेविल कजामा की शक्ति का इस्तेमाल किया और ट्रू ओवर को इतनी जोर से मारा कि वो जलकर राख बन गया। यहीं पर पहली बार ट्रू ओवर का अंत हो गया। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया? ट्रू ओवर जलकर राख होने के बावजूद टेकन की दुनिया में कई लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी कहीं मौजूद है। टेकन टैग टूर्नामेंट में ट्रू ओवर दोबारा वापस आया। इसका मतलब है कि उसकी भी ख़त्म नहीं हुई। कुछ फैंस मानते हैं कि मिसीमा जायसू और जी कॉर्पोरेशन उसकी राख से उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। और ट्रू ओवर वापस आता है तो क्या वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होगा? टेकन 6 में ओंजल नाम का एक और दानव सामने आया जो ट्रू ओवर से भी ज़्यादा खतरनाक था। कुछ फैंस का मानना है कि ट्रू ओवर और ओंजल का कनेक्शन हो सकता है। क्या ये दोनों किसी एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं? अगर टेकन 8 में ट्रू ओवर वापस आता है तो क्या वो ओंजल के साथ मिलकर दुनिया पर राज करेगा? अब ये सब सारी चीज़ें आने वाले टेकन गेम्स में ही पता चलेंगी। कि ट्रू ओवर का डीएनए अब भी किसी सीक्रेट लैब में बचा हुआ है और कोई उसे फिर से जीवित करने वाला है। कि ट्रू ओवर को असली कनेक्शन किसी और बड़ी रहस्यमय शक्ति से था जिसे अभी तक खोजा नहीं गया। ये सब आने वाले टेकन गेम्स में पता चलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखते हैं। अगर टेकन में कोई ऐसा फाइटर है जो स्वैग और डांस के साथ फाइट करता है तो वह है एडी क्रूडो। तेज मूव्स, घातक किक्स और कैपेयारा की कला का सबसे बड़ा उस्ताद। लेकिन सवाल यह है, क्या एडी सिर्फ एक डांसिंग फाइटर है या उसके पीछे एक गहरी दर्दनाक कहानी छिपी है? एडी क्रूडो ब्राज़ील का रहने वाला था और एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसका बचपन बहुत शानदार बीता। पैसा, गाड़ियाँ, पार्टी, हर चीज़ उसकी ज़िंदगी में थी। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। जब एडी 15 साल का था तब उसके पिता की हत्या कर दी गई। उनके पिता बहुत ही इज्जतदार इंसान थे, लेकिन उन्होंने ब्राज़ील के सबसे खतरनाक माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। एडी ने अपने पिता को मरते हुए देखा और उनके आखिरी शब्द थे, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को मजबूत बनाओ और अपना बदला लो। लेकिन इससे पहले कि एडी कुछ कर पाता, उस पर खुद की हत्या का आरोप लगा दिया गया। उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए एडी ने एक पुराने कैदी से कैपोआरा सीखना शुरू किया। कैपोआरा कोई साधारण फाइटिंग स्टाइल नहीं थी। इसमें डांस, लय और खतरनाक मूव्स का मेल था। तेज स्पिनिंग किक्स, बैकफ्लिप अटैक्स और बिना रुके मूव करने की कला। एडी ने 7 साल जेल में रहकर कैपोआरा को मास्टर कर लिया। जब वह जेल से बाहर निकला तो अब वह कोई आम इंसान नहीं था, वह एक चलती फिरती मौत बन चुका था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जिस माफिया ने उसके पिता को मारा उसे ख़त्म करना। और इसी बदले के लिए उसने टेकन टूर्नामेंट में एंट्री ली। टेकन में एडी का सिर्फ एक ही मकसद था, मिसीमा जायसू के जरिए अपने पिता के हथियारों तक पहुंचना। उसने टूर्नामेंट में खतरनाक फाइटर्स को हराया, पॉल फीनिक्स, हॉरेंग और यहाँ तक कि ईसा मृत्यु तक को कड़ी टक्कर दी। लेकिन फिर उसे मिसीमा जायसू की असली सच्चाई का पता चला। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग इसी कंपनी को चला रहे थे। एडी का बदला भी अधूरा था, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। क्रिस्टी मोंटेरो, एक लड़की जिसने भी कैपोआरा सीखी थी और जिसके दादा वही इंसान था जिसने एडी को ट्रेनिंग दी थी। जब क्रिस्टी ने एडी को देखा तो उसे लगा कि वह उसका बड़ा भाई जैसा है। एडी को पहली बार किसी ने परिवार की तरह अपनाया। लेकिन क्रिस्टी का भी एक बड़ा दुश्मन था, जी कॉर्पोरेशन, जिसने उसके दादा को किडनैप कर लिया था। अब एडी का बदला सिर्फ उसके पिता तक सीमित नहीं था, अब वह क्रिस्टी के लिए भी लड़ रहा था। टेकन 4 में एडी को पता चला कि जी कॉर्पोरेशन और मिसीमा जायसू दोनों ही ब्राज़ील के माफिया से जुड़े हुए हैं। अब एडी को समझ आ गया कि अगर उसने अपने पिता की मौत का बदला लेना है तो उसे सबसे बड़े शैतान काजुया मिसीमा को हराना होगा। टेकन 5 में उसने टेकन टूर्नामेंट में फिर से एंट्री ली, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह एक शांत फाइटर नहीं बल्कि गुस्से से भरा हुआ योद्धा था। टेकन 6 में एडी के बदले की ज्वाला और भी तेज हो गई थी। उसने जी कॉर्पोरेशन के खिलाफ अकेले लड़ने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अकेले ये जंग नहीं जीत सकता। टेकन 7 में एडी पूरी तरह डार्क एडी में बदल चुका था। उसने किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को ख़त्म करने की ठानी
और यहाँ तक कि मिसीमा जायत्सु के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एडी अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा या वह हमेशा इसी जाल में फंसा रहेगा? क्या क्रिस्टी उसे दोबारा सही रास्ते पर ला पाएगी या फिर वह हमेशा के लिए डार्क एडी बन जाएगा? क्या टेकन 8 में एडी और मिसीमा जायत्सु के बीच कोई भी बड़ा ट्विस्ट होगा? ये सब आने वाले टेकन गेम्स में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी एडी ग्रोडो की पूरी कहानी। एक ऐसा फाइटर जो स्टाइल और बदले अगर दोनों में माहिर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कौन सी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी में। बहुत समय पहले जापान की पहाड़ियों में बसा था मिसीमा जायत्सु, एक ताकतवर और रहस्यमयी कॉरपोरेशन। इसके मुखिया थे हियाइची मिसीमा, एक निर्दयी और सख्त इंसान। उनके बेटे का नाम था काजुया मिसीमा, एक मासूम बच्चा जिसके जीवन की शुरुआत में ही नफरत और दर्द का बीज बो दिया गया। जब काजुया सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता हियाइची ने उसे एक खतरनाक परीक्षा में डाला। उसने अपने ही बेटे को एक गहरी खाई में फेंक दिया, ये देखने के लिए कि क्या वो योग्य है, ये सोचकर कि अगर काजुया जिंदा बचता है तो वह असली वारिस होगा। काजुया गिरा, टूटा, लेकिन मरा नहीं। उसकी आत्मा में गुस्सा, दर्द और बदला लेने की भावना ने जन्म लिया। उसी क्षण उसके अंदर एक अंधेरा जागा, डेविल जिन का बीज, जो उसकी माँ काजुमी मिसीमा से आया था, जिसे हियाइची ने मार डाला था। काजुया ने अपने अंदर की डेविल की मदद से खुद को जिंदा रखा और बड़ा हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने पिता से बदला लेना। बरसों की ट्रेनिंग के बाद जब पहला द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट हुआ, काजुया ने उसमें हिस्सा लिया। फाइनल में उसका सामना हुआ हियाइची से और इस बार काजुया जीता, लेकिन जीतने का अंदाज वैसा ही था जैसे उसे मिला था। उसने भी अपने पिता को उसी खाई में फेंक दिया। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन अब काजुया के पास मिसीमा जायत्सु की ताकत थी और उसके साथ उसके अंदर का डेविल धीरे धीरे काबू पा रहा था। काजुया सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो आधा डेविल बन चुका था। इसने जायत्सु का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया, लेकिन हियाइची मरा नहीं था। वो लौटा और इस बार उसने काजुया को हराकर उसे एक ज्वालामुखी में फेंक दिया। लेकिन डेविल कभी पूरी तरह मरता नहीं। कुछ सालों बाद काजुया जी कॉर्पोरेशन के साथ लौटा, एक नई ताकत के साथ, और एक बार फिर उसने अपने पिता और मिसीमा पून के रिश्तों को चुनौती दी। काजुया की जिंदगी में एक और मोड़ आया जब उसे पता चला कि उसका एक बेटा है, जिन कजामा। जिन उसकी प्रेमिका जुन कजामा से पैदा हुआ था, लेकिन जिन भी डेविल जिन से संक्रमित था। अब ये सिर्फ बाप बेटे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 3 पीढ़ियों के बीच एक युद्ध बन गया था। हियाइची, काजुया और जिन, हर कोई अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहा था, लेकिन तीनों की कहानी में सिर्फ एक चीज समान थी, घृणा, बदला और विरासत की बेड़ियां। टेकन 7 में अंत में काजुया और हियाइची के बीच आखिरी लड़ाई है, एक दिल दे डालने वाली क्रूर लड़ाई, जिसमें काजुया अपने पिता को मार देता है और उसे ज्वालामुखी में फेंक देता है, ठीक वैसे ही जैसे हियाइची ने कभी किया था। और दुनिया के सामने सिर्फ काजुया, डेविल काजुया, लेकिन उसका बेटा जिन अभी जिंदा है और वो जानता है कि इस खून से लथपथ कहानी को ख़त्म करने के लिए उसे अपने पिता से लड़ना ही होगा। काजुया मिसीमा की कहानी सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बचपन में टूटा, लेकिन उसे टूटन से ही उसने ताकत पाई। उसके अंदर का डेविल शायद राक्षस हो, लेकिन असली राक्षस वो नफरत थी जो पीढ़ियों से उसे विरासत में मिली। काजुया की कहानी हमें ये सिखाती है, अगर हम अपने अतीत को माफ नहीं कर सकते तो हमें निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। योशिमित्सु समुराई जिसने मौत को मात दी। योशिमित्सु टेक्केन का सबसे रहस्यमय, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय फाइटर। वो न कोई आम योद्धा है, न कोई मिशिमा, न कोई साइबॉर्ग। वो एक जिंदा रहस्यमय समुराई है जो हर टेक्केन गेम में एक नई पहचान के साथ लौटता है। लेकिन सवाल ये है, क्या योशिमित्सु अमर है? क्यों हर बार उसका लुक बदलता है? और आखिर उसका असली मकसद क्या है? शुरुआत जब योशिमित्सु बना मंजू कबीले का महान योद्धा। मंजू कबीला एक गुप्त निंजा समूह था जो कमजोरों की रक्षा करता था और बुराई के खिलाफ लड़ता था। योशिमित्सु इसी कबीले का नेता था, एक महान समुराई जिसके पास एक रहस्यमयी जादुई तलवार थी। लेकिन फिर हुआ सबसे बड़ा धोखा। ओगर ने मंजू कबीले पर हमला कर दिया और योशिमित्सु के सभी साथियों को मार डाला। योशिमित्सु ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी तलवार भी खतरे में थी, क्योंकि वो कोई आम तलवार नहीं थी। उसमें एक शैतानी शक्ति थी जिसे सिर्फ एक सच्चा योद्धा ही संभाल सकता था।
अब योशिमित्सु के सामने दो रास्ते थे, या तो वो इस तलवार की ताकत का गलत इस्तेमाल करे या फिर वो इसे अच्छाई के लिए प्रयोग करे। उसने दूसरा रास्ता चुना और टेक्केन टूर्नामेंट में एंट्री ली। टेक्केन 1 में योशिमित्सु का मकसद सिर्फ फाइटिंग नहीं था, वो मिशिमा जाइबात्सु के खजाने को चुराने आया था, क्योंकि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने कबीले को दोबारा खड़ा करने के लिए करना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि हिहाची मिशिमा कितना खतरनाक और निर्दयी है, तब उसने कसम खाई कि वो हमेशा मिशिमा फैमिली के खिलाफ लड़ेगा। टेक्केन 2 में योशिमित्सु ने डॉक्टर बॉस्कोनोविच को मिशिमा जाइबात्सु से बचाया, क्योंकि ये वैज्ञानिक एक दिन उसकी मदद कर सकता था, और यहीं से उसकी साइबोर्ग बनने की शुरुआत हुई। टेक्केन 3 में योशिमित्सु का शरीर धीरे धीरे गलने लगा था, क्योंकि उसकी तलवार की शैतानी शक्ति उसे अंदर से खत्म कर रही थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो मर जाता। यही कारण था कि उसने डॉक्टर बॉस्कोनोविच से मदद मांगी, जिसने उसे एक साइबरनेटिक शरीर दिया। अब योशिमित्सु एक साइबोर्ग समुराई बन चुका था, जो आधा इंसान और आधा मशीन था। टेक्केन 3 में उसने गोन, एक छोटे डायनासोर, के साथ अजीबोगरीब फाइट की, जिससे उसका फनी साइड भी दिखा। लेकिन असल मकसद अब भी वही था, मिशिमा जाइबात्सु को गिराना। टेक्केन 4 और 5 जब योशिमित्सु ने अपने ही कबीले से लड़ाई की। टेक्केन 4 में योशिमित्सु को अपने ही मंजू कबीले से धोखा मिला। कबीले के कुछ लोग उसकी तलवार को छीनकर उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि योशिमित्सु अब इस तलवार को संभालने लायक नहीं रहा। अब योशिमित्सु को अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा, और उसने कसम खाई, अब से हर कुछ वर्षों में मैं अपनी तलवार को पास करने के लिए नया योशिमित्सु चुनूंगा। यही कारण है कि हर टेक्केन गेम में योशिमित्सु का लुक बदल जाता है, क्योंकि वो असल में नया योशिमित्सु होता है। टेक्केन 6 और 7 जब योशिमित्सु पूरी तरह से बदल गया। टेक्केन 6 में योशिमित्सु की तलवार की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने दूसरी तलवार फुमा ब्लेड भी ले ली। अब योशिमित्सु पहली बार ड्यूल विल्डिंग समुराई बन चुका था। टेक्केन 7 में उसने कजुया मिशिमा और मिशिमा जाइबात्सु को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी रहस्यमयी चालें सबके लिए एक पहेली बन चुकी थी। अब सवाल ये था, क्या योशिमित्सु का असली मकसद सिर्फ अच्छाई के लिए लड़ना था, या उसके पीछे कोई और बड़ा प्लान था? अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, 1. क्या योशिमित्सु हमेशा के लिए अमर रहेगा, या उसकी तलवार की शक्ति एक दिन उसे पूरी तरह खत्म कर देगी? 2. क्या योशिमित्सु टेक्केन 8 में कोई नई तलवार लेकर आएगा, या इस बार उसकी साइबोर्ग बॉडी उसे धोखा दे देगी? 3. क्या वो सच में हीरो है, या उसका कोई छुपा हुआ मकसद है? ये सब आने वाले टेक्केन गेम्स में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी योशिमित्सु की पूरी कहानी, एक ऐसा योद्धा जो हर बार मरता है, लेकिन हमेशा नया बनकर लौटता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो अगला कौन चाहिए? कजुया मिशिमा, ब्रायन फ्यूरी, हिहाची मिशिमा, या फिर कोई और धांसू फाइटर? बताओ, और अगली कहानी तैयार होगी। यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी। पॉल फीनिक्स, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, वन पंच नॉकआउट। वो लड़ाका जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट मानता है, लेकिन किस्मत हर बार उसका गेम बिगाड़ देती है। अगर टेक्केन में कॉमेडी और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कोई है, तो वो सिर्फ पॉल फीनिक्स है। लेकिन सवाल ये है, क्या पॉल वाकई सबसे ताकतवर है, या उसकी बेवकूफियां हमेशा उसे हार की ओर धकेल देती हैं? शुरुआत एक अमेरिकन फाइटर जो सबसे ताकतवर बनना चाहता था। पॉल फीनिक्स एक अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट है, जिसकी पहचान उसके लाल कराटेगी और ऊपर खड़े हुए सुनहरे बालों से होती है। बचपन से ही पॉल का एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान फाइटर बनना। उसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की और अपना सबसे खतरनाक मूव, फीनिक्स स्मैशर, तैयार किया, एक ऐसा पंच जो अगर सही से लग जाए तो सामने वाला सीधा बाहर। पॉल का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था मार्शल लॉ, जो टेक्केन का ब्रूस ली जैसा फाइटर है। दोनों की दोस्ती और कंपटीशन हमेशा से फेमस रहा है। कभी एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो कभी एक दूसरे की धुनाई कर देते हैं। टेक्केन 1 में पॉल ने टूर्नामेंट में एंट्री ली और अपनी ताकत का जलवा दिखाया।
उसने कई फाइटर्स को हराया और साबित किया कि उसका फीनिक्स स्मैशर पंच अजेय है। लेकिन टूर्नामेंट जीतने से पहले ही उसे काजुया मिशिमा से करारी हार मिली और उसका सपना चकनाचूर हो गया। टेक्केन 2 में पॉल ने फिर से एंट्री ली और इस बार उसने खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया। लेकिन फिर भी किस्मत ने धोखा दिया, वो सेमीफाइनल तक तो पहुंच गया लेकिन जीत नहीं पाया। टेक्केन 3 में पॉल फीनिक्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने सभी को धूल चटा दी और ओगर को हरा दिया। हाँ, सही सुना, पॉल ने टेक्केन टूर्नामेंट जीत लिया। लेकिन फिर हुआ टेक्केन इतिहास का सबसे बड़ा मजाक। ओगर को हराकर पॉल को लगा कि वो चैंपियन बन चुका है, इसलिए वो सीधा घर चला गया। उसे नहीं पता था कि ओगर का असली रूप ट्रू ओगर में बदलने वाला था। जब पॉल घर पहुंचा तब तक जिन कजामा ने ट्रू ओगर को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। पॉल के लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उसने दुनिया को हराया लेकिन उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया। टेक्केन 4 में पॉल ने फिर से टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अमीर बनना। उसने अपने दोस्त मार्शल लॉ के साथ मिलकर पैसे कमाने का प्लान बनाया, लेकिन टूर्नामेंट में बुरी तरह हार गया और कर्ज में डूब गया। टेक्केन 5 में उसकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो इतना गरीब हो चुका था कि उसे अपनी बाइक तक बेचनी पड़ी। टेक्केन में शायद ही कोई ऐसा फाइटर होगा जो इतना ताकतवर होकर भी इतना कंगाल हो चुका हो। टेक्केन 6 में पॉल ने फिर से टूर्नामेंट में भाग लिया, लेकिन इस बार उसकी बेवकूफियां और भी बढ़ गईं। उसने खुद को एक सीरियस फाइटर साबित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी मजाक में फंस जाता। सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब उसने कुमा एक भालू से लड़ाई लड़ी और हार गया। अब सोचो, एक फाइटर जो ओगर को हरा चुका था वो एक भालू से हार गया। टेक्केन 7 में पॉल अब पूरी तरह से एक कॉमेडी कैरेक्टर बन चुका था। उसकी हरकतें, उसका ओवर कॉन्फिडेंस और उसकी अजीबोगरीब बातें उसे एक अलग ही लेवल का फाइटर बना देती हैं। अब आगे क्या होगा? अब सवाल ये है, क्या पॉल कभी सच में टेक्केन टूर्नामेंट जीत पाएगा? उसके पास ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी बेवकूफियां हमेशा उसे हरा देती हैं। अगर पॉल अपनी जल्दबाजी और गलत फैसले छोड़ दे तो शायद वो मिशिमा फैमिली और बाकी फाइटर्स को हराकर सच में नंबर 1 फाइटर बन सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? या फिर पॉल हमेशा के लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा? ये सब आने वाले टेक्केन गेम्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी पॉल फीनिक्स की कहानी, एक ऐसा फाइटर जो जितना ताकतवर है उतना ही मजेदार भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगला कौन चाहिए? यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी। नीना विलियम्स, टेक्केन की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे घातक हिटमैन। एक ऐसी फाइटर जिसकी आंखों में ना दर्द दिखता है, ना दया और ना ही कोई भावना। वो हत्यारिन है, वो जासूस है, वो मिशिमा फैमिली की सबसे बड़ी हथियार है। लेकिन सवाल ये है, क्या नीना सच में सिर्फ एक कातिल है या उसके दिल में भी कोई दबी हुई कहानी छिपी है? शुरुआत नीना का जन्म आयरलैंड में हुआ था और बचपन से ही उसने मार्शल आर्ट्स और किलिंग टेक्निक्स सीखना शुरू कर दिया था। उसके पिता एक घातक हत्यारे थे और उसकी मां भी एक ट्रेंड फाइटर थी। यानी नीना का खून ही खतरनाक था। लेकिन नीना अकेली नहीं थी, उसकी छोटी बहन थी अन्ना विलियम्स, जो उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बनी। दोनों बहनों ने एक साथ ट्रेनिंग ली, लेकिन जहां अन्ना थोड़ी भावुक थी, नीना पूरी तरह ठंडी और बेरहम बन चुकी थी। नीना का सपना था दुनिया की सबसे बड़ी हिटमैन बनना, और इसी रास्ते पर चलते हुए उसकी जिंदगी जुड़ गई टेक्केन टूर्नामेंट से। टेक्केन 1 और 2, जब नीना मिशिमा फैमिली के जाल में फंस गई। नीना ने टेक्केन 1 में सिर्फ एक मकसद से एंट्री ली, हिहाची मिशिमा को खत्म करना। किसी ने उसे हायर किया था ताकि वो हिहाची को मार सके। लेकिन टूर्नामेंट में आते ही उसे पता चला कि उसका असली दुश्मन हिहाची नहीं, बल्कि उसकी खुद की बहन अन्ना विलियम्स थी। दोनों बहनों के बीच इतनी खतरनाक दुश्मनी हो गई कि वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गईं। टेक्केन 2 में नीना फिर से टूर्नामेंट में लौटी, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी। अब उसकी बहन अन्ना ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी।
इस लड़ाई ने दोनों को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। टेक्केन 2 के बाद डॉक्टर बॉस्कोनोविच ने नीना और अन्ना दोनों को पकड़ लिया और उन पर एक खतरनाक क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट किया। नीना 19 साल तक बर्फ की नींद में सोई रही। जब वो जागी तो वो उतनी ही खतरनाक, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अब उसका एक ही मिशन था, जिन कजामा को खत्म करना, क्योंकि मिशिमा जाइबात्सु ने उसे हायर किया था। लेकिन नीना के अंदर अब भी कुछ बाकी था, एक छुपा हुआ इंसान जो अब भी अन्ना को अपना दुश्मन समझता था। टेक्केन 4 और 5 जब नीना मौत की मशीन बन गई। अब नीना पूरी तरह से एक बेरहम कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुकी थी। उसने मिशिमा जाइबात्सु के लिए कई मिशन किए, लेकिन उसे अपनी यादों के टुकड़े भी मिलने लगे। टेक्केन 4 में उसने अपने बेटे स्टीव फॉक्स के बारे में जाना, जिसे उसने पैदा करने के बाद छोड़ दिया था। लेकिन नीना के अंदर कोई ममता नहीं थी। उसने स्टीव को अपनाने से इनकार कर दिया और कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक टारगेट हो। टेक्केन 5 में उसकी बहन अन्ना फिर से लौटी और दोनों ने एक बार फिर लड़ाई की। अब दोनों की दुश्मनी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि मिशिमा फैमिली तक डर गई थी। टेक्केन 6 और 7 जब नीना मिशिमा की क्वीन बन गई। टेक्केन 6 में नीना मिशिमा जाइबात्सु की लीडर बन गई। जिन कजामा ने उसे अपना राइट हैंड बनाया ताकि वो उसके दुश्मनों को खत्म कर सके। अब वो सिर्फ एक हिटमैन नहीं थी, अब वो एक पूरी आर्मी की कमांडर बन चुकी थी। लेकिन टेक्केन 7 में नीना के पास एक और बड़ा मिशन आया, उसे अपने पुराने मालिकों से लड़ना पड़ा। टेक्केन 7 के दौरान उसने कजुया मिशिमा और हिहाची मिशिमा के बीच की लड़ाई को करीब से देखा और उसने महसूस किया कि ये सब एक अंतहीन चक्र है। अब आगे क्या होगा? अब सवाल ये है, क्या नीना हमेशा के लिए मिशिमा जाइबात्सु की हिटमैन बनी रहेगी? क्या वो अपने बेटे स्टीव फॉक्स को कभी अपना पाएगी? क्या वो अपनी बहन अन्ना के साथ इस जंग को खत्म करेगी, या ये दुश्मनी हमेशा चलेगी? ये सब आने वाले टेक्केन गेम्स में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी नीना विलियम्स की कहानी, एक बर्फ जैसी ठंडी लेकिन मौत से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगला कौन चाहिए? कजुया मिशिमा, ब्रायन फ्यूरी, योशिमित्सु या फिर कोई और धांसू फाइटर? बताओ और अगली कहानी तैयार होगी। यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी। एक अनाथ लड़का जिसने अपने गुरु की विरासत संभाली और रिंग का असली राजा बना। लेकिन सवाल यह है, क्या किंग सिर्फ एक ताकतवर योद्धा है, या उसके पीछे भी एक दर्द भरी कहानी छिपी है? शुरुआत जब एक अनाथ लड़का बना रेसलिंग का दिग्गज किंग टू असल में पहला किंग नहीं है। असली किंग एक महान रेसलर था जो गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करता था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी लड़ाई में मार दिया गया। जब पहले किंग की मौत हुई तो उसका सबसे बड़ा प्रशंसक और शिष्य, एक अनाथ लड़का जिसे उसने खुद पाला था, उसने कसम खाई कि वो अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाएगा। उसने पहले किंग का ही मास्क पहना और बन गया किंग 2। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, टूर्नामेंट जीतकर अपने गुरु की मौत का बदला लेना और अनाथ बच्चों की रक्षा करना। पहली बार टूर्नामेंट में उतरा ने अपने पहले टूर्नामेंट टीम में एंट्री ली, लेकिन इस बार उसके सामने कोई आम फाइटर नहीं था। उसके गुरु का हत्यारा था ओगर किंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने गुरु के बदले की आग में जलते हुए ओगर से लड़ाई की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ओगर को हराने से पहले ही जिन काजमा ने उसे खत्म कर दिया। अब किंग के अंदर सिर्फ बदले की आग नहीं थी, अब वो खुद को और भी मजबूत बनाना चाहता था। उसने कसम खाई कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर रेसलर बनेगा और अपने गुरु के अधूरे सपने पूरे करेगा, बल्कि अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाने और अनाथ बच्चों की मदद करने आया था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया सबसे खतरनाक दुश्मन, क्रेग मर्द, एक ब्राजीलियन फाइटर था जिसने बिना किसी कारण पहले किंग के गुरु आर्मर किंग को मार डाला। किंग के लिए ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये बदले की लड़ाई थी। 4 में किंग ने को फाइट के दौरान इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया, लेकिन जब मौका आया कि वो को खत्म कर सकता था तो उसने ऐसा नहीं किया। किंग ने को माफ कर दिया, क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था कि एक असली योद्धा बदले से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है।
5 में मडोक फिर लौटा और इस बार उसने अरमेर किंग के भाई नए अरमेर किंग को भी अपनी दुश्मनी में घसीट लिया। अब कहानी और भी खतरनाक हो गई थी। किंग और मडोक के बीच दुश्मनी रेसलिंग से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। टेक इन 6 और 7 जब किंग ने खुद को सबसे ताकतवर साबित किया। अब किंग को सिर्फ खुद को मजबूत नहीं बनाना था बल्कि दुनिया को दिखाना था कि असली फाइटर कौन है। टेक इन 6 में उसने एक बार फिर से मडोक और अरमोर किंग से मुकाबला किया। इस बार लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि रिंग टूट गई और दोनों फाइटर्स अधमरे हो गए। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट आया टेक्किन 7 में जब किंग ने दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर हिहाची मिशिमा को चुनौती दी। अब ये सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं थी। किंग को पता था कि मिशिमा फैमिली के कारण ही उसका गुरु मारा गया था। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी और दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ एक आम रेसलर नहीं बल्कि असली किंग है। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किंग 2 वाकई अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा? क्या वो टेक इन 8 में भी अपने मांस के पीछे छिप कर लड़ेगा या पहली बार अपनी असली पहचान दुनिया को दिखाएगा? क्या उसकी और मढ़ों की दुश्मनी अब खत्म होगी या फिर एक आखिरी महायुद्ध होगा? ये सब हमें आने वाले टेकन गेम्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी किंग 2 की पूरी कहानी। एक ऐसा फाइटर जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने दिल से भी लड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगला कौन चाहिए? काजुया मिशिमा, ब्रायन फ्यूरी, योशिमित्सु या फिर कोई और धांसू फाइटर बताओ और अगली कहानी तैयार होगी। अगर मार्शल लॉ को टेक्किन का ब्रूस ली कहते हैं तो फॉरेस्ट लॉ उसका यंग और पागलपंती से भरा बेटा है। तेज, जोशीला, बेपरवाह और अपने बाप की तरह एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट। लेकिन सवाल ये है, क्या फॉरेस्ट लॉ अपने पिता की तरह नाम कमा पाया या वो बस एक और जोशीला फाइटर बनकर रह गया? शुरुआत जब फॉरेस्ट लॉ ने फाइटिंग की दुनिया में कदम रखा। फॉरेस्ट लॉ मार्शल लॉ का बेटा है जिसने अपने बचपन से ही जीत कुंडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उसके पिता ने उसे सिखाया कि एक असली फाइटर की ताकत सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स में नहीं बल्कि उसके अनुशासन में होती है। लेकिन फॉरेस्ट, उसके अंदर जुनून तो था लेकिन अनुशासन की कमी थी। फॉरेस्ट को बचपन से ही टेक्किन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का सपना था, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे रोकते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मिशिमा ज़ाइबैत्सु की साजिशों में फंसे, क्योंकि मार्शल लॉ खुद पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने फॉरेस्ट को टेक्किन की दुनिया में धकेल दिया। टेक्किन 3 में पॉल फीनिक्स, मार्शल लॉ का सबसे अच्छा दोस्त, ने फॉरेस्ट को टेक्किन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उकसाया। पॉल ने कहा, तू बहुत टैलेंटेड है, तुझे खुद को साबित करना चाहिए। फॉरेस्ट को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। उसने अपने पिता की बिना इजाजत के टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला कर लिया। अब बस फिर क्या था? फॉरेस्ट ने फाइटिंग शुरू कर दी। उसने टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया, एक से बढ़कर एक फाइटर को हराया। उसकी स्पीड, फ्लिप्स और ब्रूस ली जैसे मूव्स देखकर सब दंग रह गए। लेकिन फिर आया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट जब उसका सामना हुआ असली दिग्गज फाइटर्स से। फॉरेस्ट ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो इतने खतरनाक टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं था। उसे बहुत बुरी हार मिली और तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सही कह रहे थे, फाइटिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि दिमाग और अनुशासन की भी जरूरत होती है। टेक्किन 3 के बाद मार्शल लॉ को जब पता चला कि फॉरेस्ट ने बिना पूछे टूर्नामेंट में भाग लिया था तो उसने उसकी जबरदस्त क्लास ले ली। टेक्किन 4 और 5 के समय मार्शल लॉ बहुत बुरी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसका रेस्तरां डूबने के कगार पर था और उसे बहुत सारा कर्ज चुकाना था। पॉल फीनिक्स और फॉरेस्ट लॉ ने मिलकर पैसे कमाने के लिए एक नया प्लान बनाया, अनधिकृत स्ट्रीट फाइट्स में भाग लेना और पैसे जीतना। लेकिन यहां पर फिर से फॉरेस्ट लॉ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन एक खतरनाक स्ट्रीट फाइट में फॉरेस्ट लॉ को इतनी बुरी चोट लगी कि उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसकी फाइटिंग करियर लगभग खत्म हो गई। मार्शल लॉ ने जब ये देखा तो वो पूरी तरह टूट गया। उसने कसम खाई कि अब वो अपने बेटे को कभी टेक्किन टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने देगा। टेक्किन 6 और 7 में फॉरेस्ट लॉ पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसा माना जाता है कि मार्शल लॉ ने उसे फाइटिंग से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया।
टेक्केन 7 में मार्शल लॉ ने अपने बेटे की जगह खुद टूर्नामेंट में हिस्सा लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फॉरेस्ट एक और बार बेवकूफ़ी करे और अपनी जान खतरे में डाले। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फॉरेस्ट लॉ कभी वापसी करेगा? क्या वो दोबारा टेक्केन टूर्नामेंट में नजर आएगा? अब आगे क्या होगा? अगर फॉरेस्ट लॉ टेक्केन 8 में वापसी करता है तो क्या वो पहले जैसा होगा? क्या वो एक बेपरवाह फाइटर रहेगा या इस बार अनुशासन और ताकत दोनों लेकर आएगा? क्या वो अपने पिता की तरह टेक्केन टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेगा या फिर वो फिर से पॉल फीनिक्स की किसी बेवकूफ़ी में फंस जाएगा? ये सब हमें आने वाले टेक्केन गेम्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट लॉ की पूरी कहानी, एक ऐसा फाइटर जो अपने जुनून और बेवकूफ़ियों के बीच फंसा रहा। यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव ज़रूर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी।